नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का एक बार प्रवीण मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कोशिका के सारे पी वाई क्यू, ठीक है। तो हम लोग जो है कोशिका चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। और दोस्तों, मैंने बताया था कि चैप्टर पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है दोस्तों, और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सभी हमें किससे पता चलेगा? तो ये सब हमें पीवाईक्यू करने से ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब का हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न है दोस्तों कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है दोस्तों। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो क्या दोस्तों मैंने नहीं बताया था कि जो कोशिका होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। जीवन का संरचनात्मक, जीवन का याद कीजिए दोस्तों, जीवन का आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। और सभी जीव किससे बने होते हैं? तो कोशिका से ही बने होते हैं। तो यहां पर प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो मूलभूत इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगा कोशिका। चलिए, तो कोशिका हमारा उत्तर हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? तो दोस्तों आप बताइए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम किसकी खोज की? तो कोशिका की खोज की थी। और याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क होता है, कॉर्क में किया था। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, मृत कोशिका की खोज की। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग अलग अलग ऑप्शन पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके पीवाईक्यू के माध्यम से। तो लिवेनहुक जो है दोस्तों, इन्होंने 1674 में, लिवेनहुक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी दोस्तों, ठीक है ना। लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? और तालाब के पानी में ये हुआ था, इनके द्वारा खोजा गया था। जीवित कोशिका की खोज लिवेनहुक के द्वारा की गई। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं रुडोल्फ विर्चोव। तो याद कीजिए, रुडोल्फ विर्चोव जो है, क्या नाम सुना सुना सा लग रहा है? तो आप कहिएगा कि सर आपका जो पहले वाला क्लास किए थे कोशिका वाला, उसमें आपने बताया था कि रुडोल्फ विर्चोव ने, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत दिया गया था दोस्तों स्लाइडन और स्वामी के द्वारा, लेकिन उसी में कुछ और बात किसके द्वारा बताया गया? रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा बताया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या कहिएगा दोस्तों कि इनके द्वारा जो है केंद्रक के बारे में, ठीक है, केंद्रक के बारे में बताया गया। तो आप कहिएगा कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसी से क्वेश्चन जो है वो बन करके आते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और देखिए ये प्रश्न एनडीए 2011 का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप प्रश्न को पढ़िए तो 2-3 सेकेंड आप एक्स्ट्रा लीजिए और क्वेश्चन को पूरा पढ़ा कीजिए, क्योंकि यहां पर जो नहीं वाला होता है ना क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गलती यही करवाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है? कोशिकाओं के आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। क्या ये सही है कि नहीं है? दोस्तों आप एक बात बताइए, क्या मैंने नहीं बताया था आप लोगों को कि कोशिका जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? और मैंने क्यों
संरचनात्मक और कार्यात्मक कहा था? इसका कारण है दोस्तों कि हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो कार्य है ये सब किस पर निर्भर करता है? ये सब निर्भर करता है कोशिकाओं के प्रकार पर ही तो निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर है कोशिकाओं के आकार और आयाम विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला कह रहा है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसा बात लिखा हुआ है, बड़ा विचित्र बात लिख दिया है, ठीक है। कोई विचित्र बात नहीं है दोस्तों, देखिए इसे समझिए। आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, ठीक है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, मतलब वो एक कोशिका का बना हुआ है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि जो कोशिका है ना, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कोशिका होता है दोस्तों, एक कोशिका जो है वो खुद में जीव की तरह भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो अमीबा जो है उसमें एक ही कोशिका है और वो जीव है, ठीक है। तो हम यहां पर देखें कि अमीबा का आप बताइए क्या निश्चित आकार होता है? आप कहिएगा नहीं सर, अमीबा का निश्चित आकार नहीं होता है, वो अपने आकार को बदलते रहता है, ठीक है। और अमीबा है क्या? एक कोशिका है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक कोशिका में विभाजन की अपनी क्षमता होती है। तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था कि कोशिकाओं का जन्म पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही तो होता है, कोशिकाओं में ही कोशिका विभाजन होती है और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई नई कोशिकाएं बनते रहते हैं। तो यहां पर कह रहा है प्रत्येक कोशिका में विभाजन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन है कि सभी उत्तकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान हैं। आप बताइए कि क्या सभी उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है? आप कहिएगा ना ना ना, बिल्कुल ना, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अलग अलग उत्तकों में अलग अलग प्रकार की क्या होंगी? कोशिकाएं होंगी। जब एक ही प्रकार के उत्तक की बात की जाए, ठीक है ना, एक ही प्रकार के उत्तक की बात होगी तब तो उसमें आप बोलिएगा कि एक प्रकार का क्या होगा? कोशिका होगा। लेकिन यहां बोल रहा है कि सभी उत्तकों में, भाई सभी उत्तकों में क्या एक ही प्रकार का होता है कोशिका? ना, एकदम ना, ठीक है ना, ये तो ब्लंडर हो जाएगा, ऐसा मिस्टेक आप लोग ना कीजिएगा। तो यही हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही तो बोल रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कथन सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है। समझे मेरे प्यारे मित्रों? समझ गए होंगे आप लोग, समझदार तो हैं ही। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, मतलब इनमें से किसका कोशिका जो है वो सबसे छोटा है? छोटू सा बोल रहा है, छोटू सा कोशिका कौन सा है? तो याद रखिएगा मेरे मित्रों, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, ये देखिए माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटी में आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा माइको प्लाज्मा कहिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए आप कि अगर सबसे बड़ा कोशिका कह देगा तब क्या कहिएगा? क्या तब यही कहिएगा कि सर आप तो पढ़ाए ही नहीं थे? ठीक है, ये तो गलत बात है, आप पढ़ाए नहीं और पूछ रहे हैं यहाँ पर। अरे भाई सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप ही लोग नहीं पढ़ते हैं फिर कहते हैं पढ़ाए नहीं। देखिए यहाँ पर और PYQ हम लोग इसीलिए तो करते हैं कि चलिए ठीक है, क्लास में अगर कुछ छूट भी गया होगा तो PYQ के माध्यम से वो सारा कवर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, तो आप कहिएगा सर शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग कैसे लिखते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत इस पर मत जाइएगा, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, ठीक है ना, साइंस का क्लास है ये, इस बात को ध्यान में रखिए आप।
तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़का होता है कोशिका, याद रखिएगा। चलिए अच्छा भाई ये तो हो गया। अच्छा एक बात बताइए कि अगर शरीर में, मानव शरीर में पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन होगा और सबसे छोटा का कोशिका कौन होगा और सबसे लंबा कोशिका कौन होगा, तब क्या कहिएगा? ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या कहेंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा, तब आप कहिएगा अंडाणु, अंडाणु कहिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर रहेगा मानव शरीर में सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है, तो क्या कहिएगा? आप कहिएगा शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु स्पर्म सेल्स हो गया। ठीक है, ये अंडाणु है, ओवम है, और ये शुक्राणु स्पर्म सेल्स है। चलिए, और मानव शरीर में सबसे लंबा अगर कहेगा तब आप क्या कहिएगा? लॉन्गेस्ट कहेगा। तब क्या कहिएगा? देखिए यहां तो आप कहिएगा लार्जेस्ट हो गया, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट हो गया। ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट हो गया, और ये सबसे लंबा अगर कह देगा, लॉन्गेस्ट कहेगा, तब आप कहिएगा यहां पर न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या कहिएगा दोस्तों? न्यूरॉन्स कहिएगा दोस्तों। ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को नोट डाउन करते जाना है। कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं ना? अगर नहीं बैठे हैं लेकर के, तो ये आपका रील्स नहीं है इंस्टाग्राम वाला, फेसबुक वाला कि स्क्रॉल करते जाएंगे देखते जाएंगे, खूब मजा आएगा। ठीक है भाई, ये क्लास है, कॉपी किताब लेकर के बैठना पड़ेगा आपको, समझ गए? चलिए तो ये माइकोप्लाज्मा हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? याद कीजिए, क्या मैंने साइटोलॉजी नहीं बताया था? साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? अब देखिए ये एकदम खतरनाक सवाल है। ठीक है ना, मतलब हम खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपवाद आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर क्षेत्र में, हर चीज में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? अपवाद, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहां पे भी हमें एक्सेप्शन देखने को मिल गया, अपवाद देखने को मिल गया। मतलब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो याद कीजिए दोस्तों, क्या मैंने अपवाद में नहीं बताया था कि वायरस जो है, वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, वायरस महोदय जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, एकदम गांठ बांध लीजिए, याद रहना चाहिए आप सभी को। चलिए आगे है, आगे कह रहा है कि नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले क्या कोषाणु का, हाँ कोशिका होगा यहां पर दोस्तों। ठीक है ना, कोषाणु नहीं, कोशिका का सबसे छोटा आकार क्या होता है? ठीक है, तो नग्न आंखों, देखिए सबसे पहली बात तो कोशिका क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, तो नग्न आंखों से हम उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि अगर हम चाहते हम नग्न आंखों से उसे देख पाए, तो नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिका का सबसे छोटा आकार आपसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 माइक्रोन दोस्तों। ठीक है, 100 माइक्रोन जो है वो अगर रहा, ठीक है ना, इस साइज का अगर वो रहा, तब जाकर के कहीं आप नग्न आंखों से उसे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का सहायता लेना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये लाइन पढ़ने से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये तो हम कोशिका सिद्धांत पढ़ रहे हैं? ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत यही तो था कि
सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ये तो सेम टू सेम आपको क्या दे दिया, आपको कोशिका सिद्धांत ही उठा करके दे दिया है। और आप बताइए कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कहिएगा सर ये स्लाइडन और स्वान के द्वारा जो है दिया गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर एम स्लाइडन तथा टी स्वान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और डेट भी बताए थे 1838 1839। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है। एसएससी सीएपीएफ एएसआई 2017 का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने बताया था अब देखिए दोस्तों याद कीजिए, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग पहले का जो कोशिका का जो वीडियो है वो पूरा देखे होंगे। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो फिर मेरे याद है कहने से और नहीं है कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले जाकर के आप वो वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो यहां पे बोल रहा है कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसका नेचर पूछ रहा है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो याद कीजिए मैंने बताया था कि सेमी परमिएबल होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, अर्ध पारगम्य चयनात्मक ये झिल्ली होता है। और ये सभी चीजों को जो है कोशिका के अंदर बाहर जो है आना जाना अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये अर्ध पारगम्य आप बोलिएगा, सेमी परमिएबल आप बोलिएगा, अर्ध पारगम्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। देखिए अभी तुरंत मैंने बताया दोस्तों, और ये प्रश्न देखिए आपका पूछ दिया कब, एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछ दिया। तो यहां पर मैंने बताया कि कुछ पदार्थों को अंदर बाहर आने की अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है ना, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसी को आप दोस्तों क्या बोलिएगा, सेल मेम्ब्रेन भी। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन मतलब कि इसको आप कोशिका झिल्ली अगर रहे या फिर अगर प्लाज्मा झिल्ली रहे, ठीक है, एक ही बात है, हमारा उत्तर यही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग बोल रहा है, चयनात्मक पारगम्य होता है। फिर से दोस्तों वही बात, ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन आपको है लेकिन अलग अलग तरीके से ये पूछा जा रहा है। और ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप क्या कीजिएगा दोस्तों, कोशिका झिल्ली ही आप कीजिएगा। ठीक है, यही जो है ये चयनात्मक पारगम्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। तो आज के ही क्लास में, आज के ही पीवाईक्यू में मैंने करवाया कि रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा क्या किया गया था, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, मैंने लिखा भी था, अगर बैक करे तो हाँ यहां देखिए दोस्तों। ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने। तो हर एक क्लास आपका, हर एक स्लाइड आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको अच्छे से देखते रहिए। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो देखिए गलत ढूंढना है तो या तो आप डायरेक्ट गलते ढूंढ लीजिए, और अगर गलत नहीं मिल रहा है तो सही ढूंढना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए तो आप कहिएगा कि सर कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, मतलब ये वाला तो सही है हमारा। फिर कहिएगा कि पुरकिंजे, ये जो है जीव द्रव, ये प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों। ठीक है ना,
जीव द्रव जो है हिंदी में लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म है, और ये प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव जो है ये किसके द्वारा खोज किया गया, मतलब किसके द्वारा नामकरण किया गया था, यहाँ पर पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था नाम। ठीक है, चलिए आगे हमारा कोशिका सिद्धांत। अब आप बताइए दोस्तों, क्या कोशिका सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट ब्राउन दिया था? नहीं, कोशिका सिद्धांत जो है वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। तो यही हमारा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा था कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ठीक है, तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होता है हमारा, देखिए ये जो बाहरी हम लोग क्या देख रहे हैं, आवरण देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों। ठीक है, तो ये बाहरी आवरण हमारा क्या है? आप कहिएगा सर ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, और मैंने बताया था ये प्लाज्मा झिल्ली किसका बना हुआ होता है? तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और लिपिड में भी कौन सा प्रोटीन बताए थे? तो फॉस्फोलिपिड बताए थे। ठीक है ना, लिपिड में भी कौन सा लिपिड बताए थे? तो फॉस्फोलिपिड था। फॉस्फोलिपिड का ये बना होगा। तो यहां पर देखिए कहां दिख रहा है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन भी साथ में, तो फॉस्फोलिपिड और यहां प्रोटीन है, तो हम सी नंबर इसका उत्तर करेंगे। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कोशिका का जीवित अंश। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीडीएस 2016 का प्रश्न है। ये कह रहा है कि जीवित अंश, ये जो जीव द्रव्य है, ठीक है ना, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, सॉरी वहां लिखा ही है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कहलाता है। तो जीवित अंश जो है कोशिका का, याद रखिएगा, जीवित अंश क्या कहलाता है? ये जीव द्रव कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये बना किसका होता है, मतलब इसमें क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, किससे बना होता है? तो देखिए दोस्तों, ये कोशिका द्रव हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य होगा और अन्य कोशिकांग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। जब हम लोग कोशिका पढ़े थे तो कुछ इस तरीके का हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखे थे। ठीक है, ये हो गया। अब ये बाहर वाला जो है इसको आप कहिएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके अंदर हम बताए थे दोस्तों ये क्या होता है, तो ये अंदर में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ये है दोस्तों आपका केंद्रक, ये है केंद्रक। ठीक है, इसके बाद इस केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा हुआ होगा दोस्तों, इसको आप क्या कहिएगा? इसको आप कहिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म कहिएगा। ठीक है, केंद्रक द्रव्य कहिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए ये तो केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के बाहर, याद कीजिए मैंने बताया था केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पे भी एक तरल भरा हुआ है, और इसको आप क्या कहिएगा? तो इसको आप कहिएगा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहिएगा, साइटोप्लाज्म कहिएगा, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और कोशिका द्रव्य में यहां पर जो है हम लोग देखें इस वाले हिस्से में
अलग अलग क्या मौजूद होते हैं, कोशिकांग भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका ईपीआर, ईपीआर हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये कहिएगा सर ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है अलग अलग इसमें क्या है, अलग अलग कोशिकांग इसमें मौजूद होते हैं। तो आप देखिए यहां पे हमें क्या क्या देखने को मिला, तो आप कहिएगा कि सर सबसे पहले तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, फिर आप कहिएगा कि सर इधर आएंगे तो इधर ये केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसके इस दीवाल के अंदर आपको देखना है क्या क्या मौजूद है। तो इस दीवाल के अंदर जो है पहले तो कोशिका द्रव्य है, और जैसे ही आप इस केंद्रक में, इस न्यूक्लियस में इंटर कर जाइएगा तो इसमें आपको मिलेगा केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म आपको मिलेगा, ठीक है। और कुछ कोशिकांग हमें यहां देखने को मिल रहे हैं। तो इन तीनों को मिला दीजिएगा तो यही आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, जीव द्रव्य बन जाएगा। तो हमारा प्रश्न भी तो यही था ना दोस्तों कि कोशिका का जीवित अंश जो है जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, और ये किससे बना होता है। तो आप कहिएगा कि सर कोशिका द्रव्य, ठीक है, फिर केंद्रक द्रव्य और अन्य जो कोशिकांग है इन सब से ही बना होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है। देखिए 3-4 बार ये प्रश्न हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतः प्रद्रवी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होती है। देखिए यहां पर फिर से आ गया नहीं वाला प्रश्न, ठीक है। तो नहीं कौन सा होगा। अब देखिए याद कीजिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, तो स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये जो हमारा ईपीआर है तो इसमें हम बताए थे कि एक तरफ जो है हमें छोटे छोटे दाने जैसे, ठीक है ना, छोटा छोटा दाना जैसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो जो छोटा छोटा हमें दाना जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये दाना दाना क्या है। तो आप कहिएगा सर ये दाना दाना जो है ये सब राइबोसोम्स है, ठीक है। राइबोसोम्स के उपस्थिति के कारण ही ये दाना दाना जैसा दिख रहा है और ये खुरदुरा हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रफ ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि इस पे राइबोसोम्स की उपस्थिति नहीं होती है, राइबोसोम्स नहीं होता है। तो जब राइबोसोम्स नहीं होगा तो ये चिकना होगा, और चिकना होगा तो आप कहिएगा सर ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और याद कीजिए क्लास वाला याद कीजिए, मैंने बताया था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, मतलब जहां राइबोसोम्स है वहां पर प्रोटीन का निर्माण होगा, और जहां पे राइबोसोम्स नहीं है, ये जो स्मूथ वाला हिस्सा है, ये स्मूथ वाले हिस्से में किसका निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इधर लिपिड का निर्माण हो गया, इधर हो जाएगा आपको प्रोटीन संश्लेषण जिधर राइबोसोम्स है। अब देखिए अब हम आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न कह रहा है यहां पर कि कौन सा कार्य चिकनी है दोस्तों यहां पर, ठीक है ना, चिकनी मतलब स्मूथ वाले के बारे में पूछ रहा है। स्मूथ, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ये पूछ रहा है, का कार्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये तो स्मूथ है ना, और स्मूथ है तो यहाँ पे तो राइबोसोम्स होगा नहीं, और जब राइबोसोम्स होगा ही नहीं तो वहां पर प्रोटीन कैसे बनेगा। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो स्मूथ वाले के तरफ नहीं होता है, ठीक है। बाकी द्रव्यों का अधिगमन हो जाएगा, लिपिड का संश्लेषण होगा और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। देखिए फिर से वही बात दोस्तों, नहीं वाला प्रश्न बड़ा जबरदस्त होता है, ठीक है। तो किसमें नहीं पाया जाता है, याद कीजिए मित्रों, मैंने बताया था कि केंद्रक के अलावा, और इस बार भी जो है किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, क्योंकि मेरा भाई देख कर के आया है तो वो बता रहा था कि भैया इस तरीके का एक प्रश्न था। चलिए तो यहां पर दोस्तों कह रहा है, हाँ मैं ये कह रहा था कि क्लास में मैंने बताया था कि केंद्रक के अलावा भी कुछ अन्य ऐसे कोशिकांग हैं जहां पर क्या पाया जाता है, जहां पर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, जहां पर उसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो पाया किसमें जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो पाया जाता है केंद्रक में केंद्रक में न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। फिर पाया जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक, इस तीनों में दोस्तों पाया जाता है। अब देखिए यहां पर केंद्रक न्यूक्लियस मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, मतलब किसमें नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका के कार्यों में से एक कार्य, तो ये तो दोस्तों हम लोग अभी जस्ट देखें कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है ये नहीं करता। अच्छे प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक मिनट दोस्तों, सॉरी एक मिनट। तो प्रश्न है दोस्तों कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका के कार्यों में से एक बोल रहा है, सॉरी कार्य बोल रहा है कि कौन कार्य है। तो चिकना, देखिए भाई चिकना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो चिकना होगा, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हम बताए थे लिपिड फॉर्मेशन का काम होता है, लिपिड निर्माण का। तो हमसे बोल रहा है कि कार्यों में से एक कार्य है, तो लिपिड संश्लेषण का कार्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे हैं ना, कि नहीं वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये कोशिका भित्ति, ठीक है ना, सेल वॉल जो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में है, ठीक है ना। हाँ, पादप कोशिका के अलावा भी कुछ अन्य नाम हम बताए थे, जैसे कि कवक में भी होता है, काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस का बना हुआ है, शैवाल में भी हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार बोल रहा है जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म आज की क्लास में हम बताए थे दोस्तों, किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था, तो पुरकिंजे के द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, तो कोशिका का जो जीवित अंश है, ठीक है ना, कोशिका का जीवित अंश जो है, जीवित अंश, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक किसी कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो सुसाइड बैग हम किसे कहते हैं दोस्तों, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। याद कीजिए मैंने बताया था
और अगर याद नहीं आ रहा हो तो जाइए पीछे वाला क्लास फिर से 2x करके एक बार देखिए, ठीक है। चलिए, तो लाइसोसोम में दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें जो है एक पाचक एंजाइम पाया जाता है, और वो पाचक एंजाइम क्या करता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनके पाचन करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो जब कभी ये फट जाए तो वो पाचक एंजाइम जो है अपने ही अंगकों को क्या करने लगती है, नष्ट करने लगती है, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फिर उसी से संबंधित है, और कितना खूबसूरत प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए। कह रहा है लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग है। कह रहा है, पहला कथन आपको कह रहा है कि लाइसोसोम जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग है। पहली बात तो यह कथन सही है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह कथन जो है पूर्णतः सही है। जो पाचक एंजाइम के बारे में हम बता रहे थे दोस्तों, वो क्या है, वो यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, यहाँ पे कारण है कि लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थ का विघटन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब इसमें पाचक एंजाइम होता है उसी के बारे में तो हम बोल रहे थे कि वो पाचक एंजाइम जो है वो किसी का भी विघटन कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों का विघटन कर सकता है। हम बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल कर सकता है, एकदम सही है, कर सकता है। लेकिन अब एक बात बताइए, इन दोनों में जरा संबंध आप देखिए क्या विघटन करने का कारण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाँ या ना, ठीक है। आप बताइए क्या विघटन करने का कारण हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। आप कहिएगा बिल्कुल सही सर, यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण ही तो विघटन करता है। तो हम अब यहां आते हैं, कह रहा है ए और बी दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो देखिए दोस्तों, फिर अभी तुरंत मैंने बताया था, कहां पे बताया था, यहां देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरित लवक, इन दोनों में भी पाया जाता है। तो अब आपको यही ढूंढना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब या तो कह रहा है केंद्रक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। चलिए, और ये आईएएस प्री 2001 का प्रश्न हो गया। चलिए आगे कह रहा है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन। तो देखिए एक एक बात पढ़ाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उसी में बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन का जो क्रेब्स चक्र है वो वहीं पे पूरा होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण जो हो रहा है एटीपी के रूप में, वो कहां हो रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। तो यहां कह रहा है कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकीय श्वसन का स्थान है, याद रखिएगा। कोशिकीय श्वसन हो गया, ठीक है। वायवीय श्वसन आप कहिएगा, वायवीय श्वसन, ठीक है। फिर क्रेब्स चक्र आपसे अगर पूछ देगा, क्रेब्स चक्र पूछ देगा दोस्तों कि कहां संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको निपटा लेते हैं हम लोग। चलिए अगला है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। तो ये सब हो चुका है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए
पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट होता ही है, सेल वॉल होता ही है, रिक्तिकाएं होती ही हैं, तो यहां पर बचा क्या, लाइसोसोम। और याद रखिएगा लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए बोलिए जल्दी से, लाइसोसोम सिर्फ कहां होगा, तो ये लाइसोसोम सिर्फ जो है जंतु कोशिका में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये पादप में आपको नहीं मिलेगा। और यही पूछ रहा था कि वृक्ष में उपस्थित नहीं होता है, तो लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत, शक्ति स्रोत मतलब पावर हाउस पूछ रहा है। चलिए जल्दी उत्तर कीजिए, पावर हाउस किसे कहिएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस कहिएगा। अगला प्रश्न है कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए इस बार के बीपीएससी एईडीओ में पूछा हुआ ये प्रश्न है, एईडीओ में ये पूछा हुआ प्रश्न था। इसका उत्तर हो जाएगा सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन के द्वारा जो है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आप लोग फिर से जो है एक बार देखिएगा, और कुछ प्रश्न आपको आने वाले क्लासेस में और दिए जाएंगे, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को कैसा लग रहा है और किन किन चीजों पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें जो है एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग और ज्यादा कार्य इस पर कर पाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।